Do you face problems in remembering NCRT? If your answer is yes, then you are at the right place. Hi everyone, I am Dr. Divya and I run this channel and I am here to help you with my notes. So like, share and subscribe to the channel if you haven't already so that you don't miss any notification. स्टार्ट करते हैं 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें 10 पेजेस हैं। 10 पेजेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे वन बाय वन पेजेस स्ट्रक ऑफ करते जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे ही हमें करना है। पहले फूड के बारे में दे रखा है, फर्स्ट हेडिंग है इसमें फूड की। स्टार्ट करने से पहले आपके पास सबकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। उसका पेज नंबर 257 निकालो सबसे पहले, फर्स्ट पेज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पेज निकालना है। एज यू कैन सी इसमें ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, थर्ड पैराग्राफ इनकम्प्लीट है और फर्स्ट पैराग्राफ में फूड के बारे में बता रहे हैं, तो फूड के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। इसके लिए टॉपिक मैंने फूड लिख दिया है। इसके फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होता है, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं और इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। 3 ही मेजर कंपोनेंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी में बोल रखा है स्मॉल क्वांटिटी, ये सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बोल रखा है। वाटर के बारे में एक अलग से बोल रखा है कि ये 2 चीज़ों में काम आता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन के प्रिवेंशन में। तो ये 2 काम हैं जो वाटर के इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रखे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स को ले रखा है। पूरा जो कैनाल है, कैनाल मीन्स माउथ से लेकर एनस तक जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और उसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनको कंबाइन करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये 2 चीज़ों को, ये सेकंड जो पैराग्राफ और दे रखा है सेकंड हेडिंग में डाइजेस्टिव सिस्टम, यही चीज़ लिखी रखी है कि एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेशन का प्रोसेस, जो प्रोसेस के बारे में बता रखे कि ये क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल, 2 ही टर्म्स दे रखे हैं इस प्रोसेस के बारे में, विच इज़ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। हो सकता है कई बार असर्शन में ऐसा आ जाए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आ जाए कि मैकेनिकल या सिर्फ बायोफिजिकल, ऐसा नहीं है। यू हैव टू से कि ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल है, ओके। डाइजेशन का प्रोसेस होता क्यों है, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना फूड को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, सिंपल हो जाए तो एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अगर आप बर्गर खाते हो तो बर्गर ऐसा पूरा का पूरा बन चला जाएगा अंदर, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन, उसको पहले च्यू करना है, वो सारी प्रोसेसेस जो एंजाइम्स के थ्रू भी होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। पहले उसको इतना सिंपल कर दो ताकि वो बॉडी के एब्जॉर्ब करने लायक हो जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमें जाना है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले बात कर रही थी मैं, माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ओके। माउथ है, ये इंटीरियर ओपनिंग है, एनस पोस्टीरियर ओपनिंग है, ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे माउथ से जब आप प्रोग्रेस करोगे, माउथ के अंदर उसको क्या बोलते हैं, बकल और ओरल कैविटी। बकल और ओरल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, टीथ और टंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि माउथ को ना कई बार बोल देते हैं लोग कि पूरा का पूरा, कि अंदर जो भी जहाँ पे टीथ है, जहाँ पे टंग है, जहाँ पे गम्स हैं, वही आपका माउथ है। ऐसा नहीं है, माउथ आपकी सिर्फ एक ओपनिंग है, ओपनिंग को ही माउथ बोलते हैं। वो जो अंदर है वो ओरल कैविटी बोलते हैं और बकल कैविटी बोलते हैं। सो यू शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना सारा टीथ में के बारे में मैंने यहाँ पूरा टीथ के बारे में ही लिख रखा है। टीथ की जो अटैचमेंट होती है, ये अटैचमेंट होती है थीकोडॉन्ट,
ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अटैचमेंट है वो थीकोडोंट है, डेंटिशन है वो डायफायोडोंट है, और डेंटिशन हेट्रोडोंट भी है। टर्म्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट है थीकोडोंट, क्यों? क्योंकि जो टूथ है, टूथ एम्बेड्स इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इंपॉर्टेंट है। जॉ बोन का जो है उसके सॉकेट में एम्बेडेड होता है, और इस तरह की अटैचमेंट को क्या बोलता है? थीकोडोंट। ओके, डेंटिशन कैसा है? डेंटिशन दो तरह का ही दे रखा है, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट। डायफायोडोंट मीन्स डेंटिशन आपके दांतों के बारे में बता रखा है। डायफायोडोंट है कि डाई मतलब दो, ठीक है। तो टू सेट्स हैं, टीथ के टू सेट्स हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में होता है, मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में। हो सकता है कि इन सम ऑफ द मैमल्स, अगर लिखकर कभी आ जाए सम ऑफ द मैमल्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आ भी सकता है। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि सारे मोस्टली मैमल्स में क्या होता है, डेंटिशन होती है डायफायोडोंट की। ओके, डायफायोडोंट टू सेट्स होते हैं टीथ में। होते हैं ना कि बोलते हैं पहले कि बच्चों के दूध के दांत आए, फिर मिल्क टीथ आया, फिर परमानेंट आ गए। ओके, तो यही चीज़ इसमें बता रही है, परमानेंट, सॉरी टेम्परेरी और डेसिड्यूस। टेम्परेरी को ही डेसिड्यूस बोलते हैं, और ये रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट और एडल्ट टीथ से। ओके, ये चीज़ है। डेंटिशन हेट्रोडोंट क्यों है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, यही होता है। तो हेट्रो है मतलब डिफरेंट टाइप्स है, टीथ के भी डिफरेंट टाइप्स है, सिमिलर टीथ नहीं है हमारे। ओके, तो चार तरह के हैं। इंसाइजर्स हैं, आगे इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। एंड इसके बाद डेंटल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डेंटल फॉर्मूला 2123 2123 2123 फॉर्मूला है। आधी आप पूरा जो आपका बकल कैविटी है उसको आधा कर दो, आधा करके सिर्फ ऊपर के या सिर्फ नीचे के टीथ आप देखो, तो 2123 मतलब इसका है कि जो 2 है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि 2 है वो इंसाइजर्स है, 1 है कैनाइन, फिर से 2 है प्रीमोलर्स, और मोलर्स 3 है। तो इस पे लिखा है ईच हाफ अपर या लोअर, अपर या लोअर जॉ के अगर हम काउंट करेंगे टीथ तो ऐसे आएगा। तो टोटल अगर हम ऐसे दो दो काउंट कर दें कि सिर्फ ऊपर वाले और ये सिर्फ नीचे वाले हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आंसर आ जाता है 32। इसका मतलब है कि टोटल एडल्ट टीथ कितने होते हैं? 32। इनामल की बात करते हैं। इनामल क्या है? हार्ड च्यूइंग सरफेस है और मैस्टिकेशन। इनामल के दो काम लिख रखे हैं इसमें, दोनों याद होने चाहिए, मैस्टिकेशन और हार्ड च्यूइंग सरफेस। च्यू करने के लिए, मैस्टिकेट करने के लिए, राइट। दो चीज़ें बता रखी हैं, तो दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। अब हम आते हैं टंग पे। बकल कैविटी में टंग भी थी, फ्रीली मूवेबल है, कहीं से वैसा नहीं है, फ्रीली मूवेबल है, मस्क्यूलर है। इसका जो टिश्यू कौन से टिश्यू से बना है ये इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर है, याद रहना चाहिए। अटैच टू फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय फ्रेनेलम, फ्रेनेलम से अटैच है, नीचे से अटैच्ड है, आपने देखा होगा नीचे से जो अटैचमेंट होती है उसको फ्रेनेलम बोलते हैं। ओके, तो जो अटैचमेंट जिससे अटैच होता है। स्मॉल प्रोजेक्शंस, अब आते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन अपर सरफेस कॉल्ड, आपने देखा होगा अपनी टंग को कि थोड़े थोड़े रेज सरफेस है, रेज्ड चीज़ें हैं, रेस्ड चीज़ें लगती हैं आपको, क्योंकि स्मूथ नहीं है टंग आपकी, स्मूथ नहीं होती है, तो कुछ कुछ रेस्ड होता है स्ट्रक्चर्स, उनको हम पैपिला बोलते हैं। इसमें से कुछ के पास टेस्ट बड्स होते हैं, सबके पास नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला होते हैं टंग पे, वो अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ के पास उसमें से टेस्ट बड्स होते हैं, उसी से आपको टेस्ट पता चलता है कि यू परसीव टेस्ट, कि ये स्वीट है, ये सार है, ये बिटर है, इस तरह से आपको टेस्ट परसीव हो रहा है इसके थ्रू। अब ये तो थी कहानी माउथ की, ठीक है। माउथ की नहीं है, बकल कैविटी। पहले हमने माउथ से शुरू किया था, फिर हम मुंह में आ गए थे अंदर, बकल कैविटी। उसके बाद फिर शॉर्ट फैरिंग्स होता है, ठीक है, शॉर्ट फैरिंग्स होता है। तो ये आपका फ्लो चार्ट ही चल रहा है, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से शॉर्ट फैरिंग्स। फैरिंग्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उसमें भी लिखा था कि जो फैरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ओके,
इस पे शॉर्ट फैरिंग्स दे रखा है। अगर कई बार लाइंस में लिख कर आता है लॉन्ग फैरिंग्स नहीं होता, शॉर्ट फैरिंग्स बोलेंगे उसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि शॉर्ट फैरिंग्स ऊपर चला गया, तो शॉर्ट फैरिंग्स इसमें किसमें मतलब वो होता है, एंड होता है ईसोफेगस में। उसके बाद आता है ईसोफेगस और ट्रेकिया भी आ सकता है। हम लोग ईसोफेगस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमें जीआईटी पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें ज़्यादा ट्रेकिया से लेना देना है नहीं। लेकिन कॉमन पैसेज है, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है, इस वजह से हमें ट्रेकिया की भी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ट्रेकिया का थोड़ा सा बता के कि ये विंड पाइप है, ठीक है। ट्रेकिया का हम पहले पकड़ लेते हैं कि क्योंकि फेरिंग्स है वो ट्रेकिया में भी ओपन हो रहा है, तो विंड पाइप है, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, और उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ओके, और कार्टिलेजिनस फ्लैग क्या होता है, ओवर ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड एंट्री इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब स्वेलो करते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है कि ताकि वो जो खाना है वो ईसोफेगस में जाए, ये विंड पाइप में ना जाए। क्योंकि तभी अगर जब ये फ्लैपिंग, ये जो फ्लैप है ये क्लोज ढंग से नहीं हो पाता, तभी आपको कफ रिफ्लेक्स आता है। कई बार आपको खांसी आती है, जब आपने नोटिस किया होगा जब आप खाते खाते बोल रहे हो, तभी बोलते हैं कि बोलते बोलते खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी। ओके, तो अब हम ईसोफेगस पे आ गए। ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। दूसरा रास्ता है, यहाँ पे ये थिन और लॉन्ग है, थिन है और लॉन्ग है, और ये कहाँ कहाँ से पास होती हैं, नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, पोस्टीरियरली। पास थ्रू नेक, थोरैक्स और डायफ्राम से भी पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली नहीं बोलना है। ओके, तो पहले ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे, अगर अब मैं किसी इंसान को देखती हूँ तो आगे ट्रैकिया, उसके पीछे ईसोफेगस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है ईसोफेगस के बाद स्टमक। ईसोफेगस से स्टमक आ जाएगा, लेकिन ईसोफेगस के बारे में ईसोफेगस से स्टमक आ जाएगा, ये था। ईसोफेगस से स्टमक में ऐसा नहीं है कि सीधा खाना चला जाता है, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर होती है ग्रुप ऑफ मसल्स, होती है सर्कुलर मसल्स, जो रास्ते को बंद करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, रास्ते को खोल भी देती हैं। तो इसी स्फिंक्टर को बोलते हैं, इनके बीच में जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको बोलेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। मस्कुलर है, जैसा मैंने बताया, कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। स्टमक में जो फूड है उसको पास करता है, ठीक है, उसको जाने देता है। स्टमक का शेप क्या है, जे। स्टमक सिचुएटेड कहाँ है, अपर लेफ्ट, एब्डोमेन में सिचुएटेड है, थोरैक्स में तो नहीं है, एब्डोमेन में है, और कहाँ पे, अपर लेफ्ट। डायग्राम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि ये लेफ्ट साइड पे ही है, तो अपर लेफ्ट ही सही आंसर है। स्टमक के 3 मेजर पार्ट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं इन्होंने, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक जो है, कार्डियक जैसे ही उससे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर से जैसे ही अंदर आता है, उसका पहले पोर्शन में क्या होगा, कार्डियक बोलते हैं उसी पोर्शन को कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक वाई, बिकॉज हार्ट से भी क्लोज की प्रॉक्सिमिटी से भी बोल सकते हैं उसे, बट इसको कार्डियक बोलते हैं। फिर फंडस की बात आती है, ओके, यहीं पे ईसोफेगस ओपन होता है तो इसको कार्डियक बोलते हैं, फंडस। और फिर पाइलोरिक, पाइलोरिक फर्स्ट पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स है स्टमक के। उसके बाद फिर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसके बीच में क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जहाँ पे भी किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन हम जा रहे हैं, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये आप नोटिस कर रहे हो। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो स्टमक से, ईसोफेजियल ईसोफेगस, ओके। और यहाँ पे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रहे हैं तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, क्योंकि पाइलोरिक इसका जो पार्ट है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है स्टमक का, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक के 3 पार्ट्स हैं,
वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, ये हैं डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम के बारे में बता रखा है सी शेप्ड, जेजुनम के बारे में लॉन्ग कॉइल्ड और सबसे बीच वाले में है, ये बीच वाली है, और इलियम हाईली लॉन्ग कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। ये चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग कॉइल्ड जब आता है, जब लेंथ की बात आती है तो जेजुनम आगे आ जाता है, इलियम की बात आ रही है तो बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है इलियम में। तो ये तीनों चीज़ें, इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस में डीजे इस तरह से कि डीजे जी डिस्क जॉकी जो होता है डीजे जी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसका सीक्वेंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड है, इलियम हाईली कॉइल्ड है और डिओडेनम सी शेप्ड है। ओके, नाउ कम टू ये, अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में आते ही आपको पता चलेगा यहाँ पे सीकम भी है, कोलन भी है, रेक्टम भी है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सब चीज़ों के 3 पार्ट्स हैं, ये याद रखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। स्टमक में भी 3 पार्ट्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट बता रखे हैं। सीकम, सबसे पहले सीकम आएगा। सीकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब इसका जहाँ से एंट्री होती है वहीं से एग्जिट होती है। ओके, और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, आई एम सॉरी, तो सीकम में स्मॉल ब्लाइंड सैक है और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज, कमेंसल बैक्टीरियाज, अगर आपको याद हो, कमेंसल बैक्टीरियाज जितने भी होते हैं, कमेंसल बैक्टीरियाज विच मीन्स कि जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, और उससे हमें कोई हार्म भी नहीं होता है, तो वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म सीकम में ही रहते हैं। यहीं से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो निकलती है, अराइज होती है। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में ये है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, नैरो पतला है और फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है। कई बार अपेंडिक्स का नाम तो सुना ही होगा, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, काफ़ी इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी ब्लाइंड सैक है, इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज रहिए। उसके बाद आता है कोलन पे। कोलन, सीकम से कोलन आएगा। कोलन में भी 3 पार्ट है, सब में ही 3 पार्ट है। देखो, कोलन में भी 3 पार्ट है। सीकम से निकलेंगे तो हम असेंडिंग में जाएंगे, फिर ट्रांसफर्स जाएंगे और फिर डिसेंडिंग में जाएंगे। ओके, डिसेंडिंग में जाएंगे और रेक्टम पे ये खुलेगा, रेक्टम में, और फिर ये एनस क्या थी? ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में खुल जाता है, ख़त्म। ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल आप नोटिस करोगे, आप एनसीईआरटी आप देखो, आपने ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। लास्ट पैराग्राफ को छोड़ के आपने सारा ये कहानी लिखी थी इस तरह से, और आपने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लिया, क्योंकि आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना सब कुछ ये कवर हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये इम्पॉर्टेंट है, 259 पेज में ये लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, इसी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ जो कंटिन्यूड है नेक्स्ट पेज पे भी, 260 पे भी कंटिन्यूड है ये, तो इसकी बात करते हैं। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक शुरू, हम इसकी बात करेंगे ईसोफेगस से रेक्टम। ईसोफेगस से रेक्टम की बात करते हैं। 4 लेयर्स होती हैं, ये चीज़ अलग होगी, देखो सब कुछ 3 था, यहाँ पे ये 4 है। ओके, 4 लेयर्स होती हैं। सिरोजा, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर जो होती है वो सिरोजा। अब सोच लो कि कोई भी ट्यूब है, उसका कोई आउटर एंड भी होगा, आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है। ओके, आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस होता है, तभी तो ट्यूब बनती है। तो उस ट्यूब का जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो सिरोसा है, और इनर मोस्ट क्या है? म्यूकोजा। अब इनके बीच में सीक्वेंस वाइज हम करेंगे। आउटर मोस्ट की थी सिरोजा, उसके बाद मस्क्यूलरिस है, उसके बाद सब म्यूकोजा आती है, उसके बाद म्यूकोजा आती है, जो सबसे अंदर की लेयर है, जहाँ से जो हर चीज़ के कांटेक्ट में होता है, खाना भी उसी के कांटेक्ट में होता है। समझ रहे हो आप? जो ट्यूब से जो भी सामान जाता है, ईसोफेगस से जो भी आपका खाना पीना सब कुछ जा रहा है, वो म्यूकोजा के कांटेक्ट में ही आता है, ठीक है। तो सिरोसा की बात करते हैं। सिरोसा में क्या लिखा है? थिन मेसोथीलियम। थिन मेसोथीलियम क्या क्या होता है? थिन मेसोथीलियम और
कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। थिन मेसोथेलियम से मेसोथेलियम के बारे में बता रखा है कि विसरल ऑर्गन की जो एपिथेलियम है, जो पहली लेयर होती है विसरल ऑर्गन जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे, उसकी जो पहली लेयर होती है उसको मेसोथेलियम बोलते हैं। तो सेरोसा किस किस से बनी है? थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से। दो चीज़ें यहाँ पे हैं। स्मूथ मसल्स है, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स हैं, जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगी वो इसी के थ्रू होगी। यहाँ पे लिख रखा है इनर जो है आउटर, यहाँ पे आउल लिखा है मैंने और यहाँ पे आईसीयू लिखा है। आउल आईसीयू में है, बंदर नहीं, सॉरी, आउल को क्या बोलते हैं? उल्लू। उल्लू आईसीयू में है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों लिख रखी है? ओ से आउटर, एल से लॉन्गिट्यूडनल, इनर है सर्कुलर, इसलिए मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल है, इनर है वो सर्कुलर है। किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और कहीं कहीं सम रीजन्स में ये ऑब्लिक भी है। तो क्या कौन कौन सी शेप है? लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, ये शेप्स हैं इसकी मस्कुलरिस लेयर की। ओके, तो मतलब स्मूथ मसल, मस्कुलरिस लेयर में स्मूथ मसल्स की शेप्स हैं। सब म्यूकोजा पे आते हैं। सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। यहाँ पे सेरोसा में आप अगर देखोगे सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू लिखकर छोड़ दिया था, यहाँ पे बता रहा है वो लूज कनेक्टिव है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नर्व्स, ब्लड, लिम्फ और वेसल्स सब की सब यहीं पे होती हैं सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा पे सारी नर्व्स होंगी, सारी ब्लड वेसल्स होंगी, सारी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये सब इसी में सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। और जो ग्लैंड्स है डिओडेनम में जो ग्लैंड्स है वो इसी लेयर में होते हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोजा पे आते हैं। म्यूकोजा में लाइंस, ल्यूमेन, ये पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब यू नो दैट खोखलापन जिसे बोलते हैं, खोखलापन है ट्यूब में, तो उसमें इसी को लाइन करता है ये। गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, क्योंकि सब कुछ ड्राई हो जाएगा, आपको सब कुछ पास भी तो करवाना है, जो भी सामान है, सामान से मेरा मतलब फूड है, सामान से और कुछ नहीं है, मतलब जो भी फूड पास होगा तो उसके ल्यूब्रिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल अच्छे से पास हो, जो उसके लिए ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी है। तो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ल्यूमेन में प्रेजेंट होंगे, मतलब ल्यूमेन की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे, ताकि अच्छे से पैसेज हो। तो कहाँ होने चाहिए? वो म्यूकोजा में। बाकी चीज़ सब म्यूकोजा, उसके नीचे जाओगे तो आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ओके, तो अब हम सब म्यूकोजा की मैं बात करती हूँ। सब म्यूकोजा में और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़, तो इसमें स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं र्यूगे। ओके, स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम र्यूगे बोलते हैं। सब म्यूकोजा की बात नहीं है, म्यूकोजा की बात है बेटा, सॉरी, म्यूकोजा की बात है ये। म्यूकोजा में र्यूगे प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिओडेनम के ग्लैंड्स जो थे वो यहाँ थे, और जो पेट के ग्लैंड्स है वो यहाँ पे है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है वो, ये लिखा है। और माइक्रोविलाई भी लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोविलाई मतलब माइक्रोस्कोपिक, प्रोड्यूस बाय सेल लाइनिंग विलाई। विलाई के जो लाइनिंग्स है उसमें भी, फॉर एग्जांपल ये विलाई है तो इसमें भी ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये आपको माइक्रोविलाई लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डेड अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डेड अपीयरेंस देता है। विलाई के बारे में क्या बता रखा है कि यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और एक लार्ज लिम्फ वेसल, लैक्टियल प्रेजेंट होती है। लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। और उसको लिम्फ वेसल को जो सबसे लार्ज है उसको लैक्टियल बोलते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। विलाई, माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं।
अब यहीं पे एग्जाम्पल है इसका, क्रिप्स ऑफ ल्यूबिक्यून, क्रिप्स बिटवीन बेसिस ऑफ विल्लाए। जो विल्लाए हैं, फॉर एग्जाम्पल विल्लाए हैं, तो ये जो गड्ढा है इसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, तो यही है क्रिप्स ऑफ ल्यूबिक्यून। ओके, अब ग्लैंड्स की बात आती है। ग्लैंड्स, कितने सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव जो डाइजेशन में एड करते हैं उसकी बात करेंगे। डाइजेशन में जो एड करते हैं वो ग्लैंड्स आपके 3 बता रखे हैं। पहला तो सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे? बकल कैविटी में होंगे। इसके भी 3 पेयर हैं, देखो 3 चीज़ें वाली ज़्यादा है। पैरोटिड है जो चीक्स में है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ पे, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे, टंग के नीचे होता है। ओके, प्रेजेंट आउटसाइड, ये प्रेजेंट है आउटसाइड बकल कैविटी। ये ध्यान देने वाली बात है, इनसाइड बकल कैविटी प्रेजेंट नहीं है, आउटसाइड बकल कैविटी है, विच मीन्स की टीथ से भी थोड़ा साइड में ये प्रेजेंट है। क्यों? और ये जो अपनी जो जूसेस हैं, सलाइवरी जूस है, वो बकल कैविटी में अंदर सिक्रीट होता है। मतलब जो इसका जूस जो सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स, वो अंदर होता है बकल कैविटी के, बट ये बकल कैविटी के अंदर होते नहीं हैं। ठीक है, आउटसाइड होते हैं बकल कैविटी में। नाउ लिवर, लिवर की मैं बात कर रही हूँ, तो लिवर में अब सेकंड लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट कितना 1.2 टू 1.5, तो याद रखना है, ये भी वेट भी याद रखना है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, बिलो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे है। आप फिगर देख सकते हो इसमें, डायफ्राम से नीचे है, 2 लोब्स होती हैं इसमें, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है इजी। जो हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ओके, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिवर की किसको बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, जो सेल्स है वो कॉर्ड्स में अरेंज्ड होते हैं। कॉर्ड्स में मतलब जैसे ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, अगर ये पूरा लोब्यूल है तो इस तरह से सेल अरेंज्ड होंगे। ये हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, यही जो है हेपेटिक सेल्स ही बाइल सिक्रीट करते हैं। ओके, हेपेटिक सेल्स ही बाइल सिक्रीट करते हैं। हेपेटिक लोब्यूल जो है, लोब्यूल में हेपेटिक सेल्स हैं, और लोब्यूल के ही ऊपर कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल। हर थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी थिन है, शीथ कवरिंग ऑफ ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल पे ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है, ग्लिसन्स कैप्सूल किसको कवर करता है। ओके, और यहीं से जो बाइल हमने सिक्रीट करी है, ये बाइल कौन सिक्रीट कर रहा है? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, हेपेटिक सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं बाइल, बाइल हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में आता है। ये थिन है और ये भी मस्कुलर है, याद रखना है मस्कुलर है। यहाँ पे बाइल का स्टोरेज होता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है बाइल। ओके, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है बाइल का। यहाँ पे फिर जीबी डक्ट मीन्स गॉल ब्लैडर डक्ट, जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं। तो सीबीडी की बात हो रही है, कॉमन बाइल डक्ट की बात हो रही है। कोई कॉमन बाइल डक्ट किस किस चीज़ को लेकर बनती है? सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट को मिला के जो चीज़ बोलते हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अगर लेकिन सीबीडी और पैनक्रिएटिक डक्ट मिल गई तो ये कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, जो ड्योडेनम में खुलती है। ये ड्योडेनम में खुलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जहाँ पे खुलती है उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वहाँ पे भी स्फिंक्टर होगा और उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। मतलब ड्योडेनम में है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और कौन सी चीज़ खुलती है? कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ओके, तो अभी हमने 2 ग्लैंड्स किए, सलाइवरी ग्लैंड्स कर लिए, लिवर कर लिया, उसके बाद हमने किए हैं थर्ड करना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों बोल रखा है इसमें? कंपाउंड ऑर्गन इसलिए बोल रखा है क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन भी है, यहाँ पे एंडोक्राइन भी है। ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। तो दोनों ही सिक्रीट करता है, इसलिए इसको कंपाउंड बोल रखा है। इलोंगेटेड है यू, और यू कैन ऑलरेडी सी दिस कि इलोंगेटेड है। और ड्योडेनम के जो यू लिम्स हैं, सी शेप ड्योडेनम बोला था, यहाँ पे यू शेप लिम्स लिख रखा है। तो यू हो सी हो, ऑलमोस्ट तो यार थोड़ा टेढ़ा कर दो तो सी बन जाएगा। यू शेप्ड है, तो इसमें इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्योडेनम के बीच में है, आप नोटिस करना, ड्योडेनम के बीच में है। एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो जैसा कि बताया था कि एंजाइम सिक्रीट करता है, वो भी अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस अल्कलाइन होता है।
एंड एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब। ठीक है, इसके बाद हम